उस रात मेरे गांव में एक ही बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। हमारे गांव में कोई भी जानवर 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहने दिया जाता, क्योंकि लोग कहते हैं अगर कोई जानवर 20 साल पार कर जाए तो वह आदमी खाने वाला जिन राक्षस बन जाता है। और आज हमारे घर की बूढ़ी बकरी लाओ यांग ठीक 20 साल की हो चुकी थी। गांव के बुजुर्ग साफ कहते थे जानवर 20 साल का हो जाए तो उसे तुरंत मारकर जला दो, नहीं तो बड़ा अनर्थ होगा। माँ ने भी पिताजी से कहा, सुनते हो, लाओ यांग को मार ही दो। पुरानी कहावत है, डर एक का नहीं 1000 का होता है। पिताजी ने गहरी सांस ली। वो देर तक उस बूढ़ी बकरी को देखते रहे। लाओ यांग की पीली अजीब आंखों से आंसू बह रहे थे। पिताजी का दिल पिघल गया। नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगा। जब पहाड़ों में मिला था तब ये छोटा सा बच्चा था, पर मेरे मन में अजीब डर बैठा हुआ था, क्योंकि बचपन से ही मुझे उस बकरी से बहुत डर लगता था। एक रात की बात है, मैं आधी रात को पेशाब करने बाहर निकला। तभी मैंने ऐसा नजारा देखा कि मेरी रूह कांप गई। बकरी खाने के अंदर खड़ी लाओ यांग अचानक 2 पैरों पर सीधी खड़ी हो गई, जैसे कोई इंसान खड़ा होता है। फिर वो धीरे धीरे आदमी की तरह कदम रखते हुए बकरी खाने से बाहर आई और सीधे मुर्गियों के दरबे में घुस गई। कुछ ही पल बाद अंदर से आवाज आई, कड़क कड़क कड़क, जैसे कोई हड्डी चबा रहा हो। मैं डरते डरते दरार से झांक कर देखने लगा। अंदर जो देखा उससे मेरा गला सूख गया। लाओ यांग अपने खुरों से एक मुर्गी पकड़ खड़ी थी और उसने एक झटके में मुर्गी की गर्दन काट डाली। उसका पूरा मुंह खून से भरा था। मैं चीखने ही वाला था कि तभी लाओ यांग अचानक धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थी। उसका मुंह अभी भी मुर्गी का मांस चबा रहा था। मैं डर के मारे गिरता पड़ता कमरे तक भागा। अगले दिन मुझे तेज बुखार चढ़ गया। मैंने माँ बाप से बार बार कहा वो बकरी मुर्गियां खाती है, वो सीधी खड़ी हो जाती है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने कहा तू बस बुरा सपना देख आया है। उस दिन के बाद से मैं कभी भी लाओ यांग के साथ अकेला नहीं रहा। पर पिताजी उसे मारने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने चुपके से एक दूसरी बकरी खरीदी जो दिखने में लाओ यांग जैसी थी। उसी बकरी को मारकर गांव वालों को दिखा दिया और असली लाओ यांग को मेरे कमरे के पास वाले लकड़ी के गोदाम में छुपा दिया। पिताजी ने उसके कान में धीरे से कहा, बुजुर्ग आवाज मत करना, अगर गांव वालों को पता चल गया तो तेरी जान चली जाएगी। अजीब बात यह थी, लाओ यांग सच में चुपचाप खड़ी रही, जैसे वो सब समझ रही हो। लेकिन मेरे दिल में लगातार एक खराब सिग्नल मिल रहा था। लग रहा था कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उस रात में गहरी नींद में था। तभी अचानक टक 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 एक अजीब आवाज से मेरी आंख खुल गई। ये कदमों की आवाज थी, लेकिन वो इंसान के कदमों जैसी नहीं थी और ना ही जानवर की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर जानबूझकर पंजों के बल धीरे धीरे चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज गोदाम की तरफ से आ रही थी और धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मेरे पैरों से लेकर सिर तक ठंड दौड़ गई। कुछ ही पल बाद कदमों की आवाज मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। मैंने सांस तक रोक ली। तभी बाहर से मेरी माँ की आवाज आई, शुइनियो जल्दी दरवाजा खोल, घर में चोर घुस आया है। मैं घबरा गया, लेकिन फिर भी मेरे मन में थोड़ा शक हुआ, क्योंकि माँ की आवाज आज थोड़ी अजीब लग रही थी। फिर भी मैं दरवाजा खोलने ही वाला था, पर तभी मुझे एक प्लान सूझा। हमारे गांव के लकड़ी के दरवाजों के नीचे छोटा सा छेद होता है। मैं जमीन पर लेटकर उस छेद से बाहर देखने लगा और जैसे ही मैंने बाहर देखा मेरी आत्मा जैसे शरीर से निकल गई। बाहर जो खड़ा था वो मेरी माँ नहीं थी, वो थी लाओ यांग। लेकिन उससे भी डरावनी बात ये थी, उसके पैरों में जूते पहने हुए थे। मैंने उन जूतों को तुरंत पहचान लिया। वो जूते थे पड़ोसी झांग चाचा के छोटे बेटे झूजी के। मेरे दिमाग में बिजली कौन थी, झूजी के जूते लाओ यांग के पैरों में कैसे आए? तभी बाहर से फिर आवाज आई, शुइनियो दरवाजा खोल, क्यों नहीं खोल रहा? वो आवाज मेरी माँ की थी, लेकिन बोल रही थी लाओ यांग। मेरे शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। मैं तुरंत बिस्तर पर कूद कर चुपचाप लेट गया। कुछ देर बाद बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मैंने सोचा शायद वो चली गई। मैंने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक मेरी नजर खिड़की की तरफ गई। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो देखा उससे मेरा खून जम गया। लाओ यांग खिड़की के बाहर सीधी खड़ी थी। उसका सिर तिरछा था और वो सीधे मुझे घूर रही थी। उसके मुंह के बालों से खून टपक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो। इसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो गांव में हड़कंप मचा हुआ था। झांग चाचा चिल्ला रहे थे, मेरा बेटा झूजी रात से गायब है। इतना बड़ा लड़का आधी रात कहां चला गया? पिताजी तुरंत उनके साथ उसे ढूंढने निकल गए। लेकिन मेरे दिल में डर और बढ़ गया। मैंने फावड़ा उठाया और सीधे गोदाम की तरफ चला गया। मैंने पूरा गोदाम उलट पुलट कर दिया, लेकिन झूजी से जुड़ी कोई चीज नहीं मिली। तभी पीछे से आवाज आई, मैंने पलट कर देखा। लाओ यांग मुझे घूर रही थी और उसके मुंह के किनारे हल्की सी हरकत हो रही थी, जैसे कोई इंसान हंसने की कोशिश कर रहा हो। मेरे पैरों से फिर ठंड ऊपर चढ़ गई। उसी समय पिताजी वापस आए। उन्होंने कहा पूरा गांव ढूंढ लिया, झूजी कहीं नहीं मिला। मैंने हिम्मत करके रात वाली सारी बात बता दी, लेकिन पिताजी का चेहरा सख्त हो गया। शुइनियो ऐसी बातें मत किया कर, मैंने उस बकरी को सालों पाला है, वो आदमी कैसे खा सकती है? मुझे मजबूर होकर चुप रहना पड़ा। उस दिन दोपहर में शहर से मेरे चाचा अपने बेटे ली हुआ को लेकर हमारे घर आए। ली हुआ को पता चला कि गोदाम में एक बूढ़ी बकरी है। वो दौड़ते हुए अंदर चला गया। मुझे अचानक खतरे का सिग्नल मिला। मैं भी तुरंत उसके पीछे गया और अंदर जो देखा उससे मेरी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। लाओ यांग लालची नजरों से ली हुआ के खुले हाथ को चाट रही थी। मैंने तुरंत ली हुआ को पकड़कर बाहर खींच लिया। उस रात हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए थे और तभी फिर से वही आवाज आई, टक टक, जानवर के पंजों की तरह चलने वाली आवाज। मैंने धीरे से फुसफुसाकर कहा, ली हुआ कुछ भी हो जाए आवाज मत करना। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज आई, ली हुआ जल्दी बाहर आओ। और उस आवाज को सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज मेरे चाचा की थी। लेकिन चाचा तो दूसरे कमरे में सो रहे थे। मैंने ली हुआ का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाकर कहा, जो भी आवाज सुनो बाहर मत जाना, समझे? ली हुआ चौंकर बोला, क्यों, क्या हुआ? तभी दरवाजे के बाहर से मेरे चाचा की आवाज आई, ली हुआ जल्दी बाहर आओ, तुम्हारी मां घर पर जहर खाकर मरने वाली है, हमें तुरंत जाना होगा। ये सुनते ही ली हुआ घबरा गया। वह तुरंत बिस्तर से कूदकर दरवाजा खोलने लगा। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, पहले देख तो लो बाहर सच में तुम्हारे पापा हैं या नहीं। मैंने उसे दरवाजे के नीचे वाले छेद की तरफ इशारा किया। नीचे लेटकर देख, बाहर जो खड़ा है सच में वही है या नहीं। ली हुआ ने शक भरी नजर से मुझे देखा, लेकिन फिर वह जमीन पर लेट गया। कुछ सेकंड बाद वह झल्लाकर बोला, तू पागल हो गया है क्या? बाहर तो मेरे पापा ही खड़े हैं, उनके जूते साफ दिख रहे हैं। मैं भी तुरंत नीचे लेट गया। दरार से बाहर झांका। वहां सच में 2 इंसानी पैर खड़े थे। जूते भी वही थे जो झांग चाचा दोपहर में पहने हुए थे। एक पल को लगा शायद सच में चाचा ही होंगे, लेकिन तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। झांग चाचा एक बड़ा आदमी था। उसकी टांगें मोटी और मजबूत थी, पर अभी जो टांगें दिख रही थी वो बहुत पतली थी, इतनी पतली जैसे किसी छोटे बच्चे की टांग हो। मेरे दिल में अचानक भयानक शक उठा, कहीं ऐसा तो नहीं लाओ यांग ने झूजी की टांगें काटकर पहन ली हो और हमें धोखा देने के लिए इंसान बनकर खड़ा हो। मैंने घबराकर ली हुआ से कहा, ली हुआ दरवाजा मत खोलना, बाहर जो है वो इंसान नहीं है। लेकिन ली हुआ गुस्सा हो गया, तू सच में पागल है, मेरे पापा बाहर खड़े हैं। उसने मेरी बात सुने बिना दरवाजा खोल दिया। कर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका आया। हम दोनों कांप उठे। तभी थोड़ी दूर से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। हमने देखा चाचा दरवाजे के खंभे के पीछे खड़े थे। उनका पूरा शरीर खंभे के पीछे छिपा हुआ था, बस उनका सिर बाहर झांक रहा था। अंधेरे में उनका चेहरा बहुत सफेद लग रहा था, इतना सफेद जैसे शरीर में खून ही ना हो। मेरी पीठ से पसीना बहने लगा। चाचा ने हाथ हिलाकर कहा, इधर आओ, जल्दी आओ। लेकिन उनका हाथ बहुत अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे कोई कठपुतली हिला रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कोई छिपा हो और उसी का हाथ पकड़कर ऊपर नीचे कर रहा हो। मैं डर के मारे जम गया। मैंने ली हुआ को पकड़ लिया। मत जाओ। ली हुआ चला गया। शुइनियो आज तुम मुझे बार बार रोक क्यों रहे हो? मेरी मां मुसीबत में है। मैं पसीने में भीग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे समझाऊं। ली हुआ ने मुझे जोर से धक्का दिया और चाचा की तरफ भागने लगा। मैं उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी मेरी मां की आवाज गूंजी, तुम दोनों आधी रात को बाहर क्या कर रहे हो? ली हुआ रुक गया। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। मां खड़ी थी और उसी पर मैंने देखा खंभे के पीछे खड़े चाचा गायब हो चुके थे। ली हुआ ने हैरानी से पूछा, चाची अभी तो पापा यहाँ खड़े थे। मां ने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारे पापा? वो तो अभी कमरे में सो रहे हैं। ये सुनते ही हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ने हमें डांटकर कहा, जाओ अंदर और सो जाओ। हम चुपचाप कमरे में लौट आए। कमरे में पहुंचते ही ली हुआ ने कांपती आवाज में पूछा, अगर वो मेरे पापा नहीं थे तो फिर वो क्या था? मैंने धीरे से कहा, वही जिसे तुमने दिन में छुआ था, लाओ यांग। मैंने उसे गांव की कहानी बताई। हमारे गांव में जो जानवर 20 साल पार कर जाते हैं उन्हें मारना पड़ता है, क्योंकि वो आदमी खाने वाला जिन राक्षस बन जाते हैं। ली हुआ का चेहरा पीला पड़ गया। तो क्या मेरे पापा को उस बकरी ने मार दिया? मैं कुछ बोल नहीं पाया। ली हुआ ने होंठ भींच ली। नहीं, मुझे अभी जाकर देखना होगा। मैंने उसे रोका, सुबह होने दे। लेकिन उसने तड़प कर कहा, अगर तेरे पापा के साथ ऐसा होता तो क्या तू
आराम से सो पाता? मेरे पास जवाब नहीं था। ली हुआ सीधा चाचा के कमरे की तरफ गया। दरवाजा हल्का सा धक्का देते ही खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस धुंधली रोशनी में दिख रहा था। बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है, उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। ली हुआ ने राहत की सांस ली। पापा जिंदा हैं। हम वापस मुड़ने लगे, लेकिन उसी पल दरवाजा बंद करते समय मेरी नजर दरार से अंदर गई। मैंने देखा बिस्तर पर लेटा आदमी अचानक सीधा बैठ गया। उसकी परछाई बहुत मोटी लग रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वापस जाते समय मैंने धीरे से पूछा, ली हुआ तुम्हारे पापा मोटे तो नहीं है ना? वो बोला, नहीं, वो तो दुबले हैं। क्यों? मैंने कहा, अभी बिस्तर पर जो लेटा था वो तो बहुत मोटा लग रहा था। ली हुआ अचानक रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ, सच में वो बहुत मोटा लग रहा था। उसके होंठ कांपने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं? वो फुसफुसाया, लाओ यांग ने मेरे पापा को मारकर उनकी खाल पहन ली हो? मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर ली हुआ ने दांत भींचकर कहा, चलो गोदाम चलते हैं। अगर लाओ यांग अंदर नहीं है तो सब समझ में आ जाएगा। हम दोनों धीरे धीरे गोदाम की तरफ बढ़े। गोदाम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। ली हुआ ने धीरे से दरवाजा खोला। गोदाम के अंदर पूरी खामोशी थी। लाओ यांग की कोई आवाज नहीं। ली हुआ का चेहरा काला पड़ गया। उसने दांत पीसकर कहा, इसका मतलब हमारा शक सही है। उसने पास पड़ी लोहे की कुल्हाड़ी उठा ली। मैं उस राक्षस को मार दूंगा, अपने पापा का बदला लूंगा। मैंने घबरा कर कहा, पागल मत बन, अब वो साधारण बकरी नहीं रही, वो जिन राक्षस है। लेकिन ली हुआ मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मिशन था, लाओ यांग को ढूंढकर मार डालना। और तभी अचानक हमारे पीछे से एक धीमी आवाज आई। मैं हम दोनों धीरे धीरे पलटे और जो हमने देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने ली हुआ कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि मैंने जोर से चिल्ला दिया, पापा, माँ, जल्दी बाहर आओ। मेरी आवाज सुनकर घर में हलचल मच गई। पिताजी और माँ नींद में आंखें मलते हुए बाहर आए। पिताजी झुंझलाकर बोले, आधी रात को तुम दोनों क्या पागलपन कर रहे हो? ली हुआ जैसे ही पिताजी को देखता है वो फूट फूट कर रोने लगा। चाचा, मेरे पापा को उस बकरी ने खा लिया, लाओ यांग ने उन्हें मार दिया। मेरे माँ बाप दोनों स्तब्ध रह गए। पिताजी ने डांटकर कहा, ये कैसी बकवास कर रहे हो? लाओ यांग आदमी कैसे खा सकती है? ली हुआ जिद पर अड़ गया। अगर यकीन नहीं है तो अभी मेरे पापा के कमरे में चलकर देख लो। मेरे माँ बाप थोड़े शक में पड़ गए। हम सब मिलकर चाचा के कमरे की तरफ गए। पिताजी ने दरवाजा खोला। अंदर देखा, चाचा बिस्तर पर आराम से सो रहे थे। उनका शरीर बिल्कुल पहले जैसा ही था, न मोटा न कोई अजीब बात। इतने शोर से चाचा भी जाग गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, अरे आधी रात को सब यहाँ क्या कर रहे हो? ली हुआ तुरंत उनके पास भागा। पापा, अब ठीक हो ना? वह उन्हें ध्यान से देखने लगा, लेकिन चाचा के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। उनका चेहरा, आवाज सब बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं और ली हुआ एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि कुछ देर पहले हमने साफ देखा था चाचा का शरीर बहुत मोटा हो गया था, पर अब सब सामान्य था। शायद हमने अंधेरे में गलत देख लिया होगा। लेकिन एक बात साफ थी, गोदाम वाली बकरी गायब थी। चाचा ने चिंता से कहा, कहीं वो गांव में घूमने तो नहीं चली गई? अगर किसी ने देख लिया तो उसे तुरंत मार देंगे। पिताजी घबराकर गोदाम की तरफ दौड़े। हम सब उनके पीछे पीछे गए। गोदाम में झांककर देखा, लाओ यांग वहीं पड़ी थी, आंखें बंद करके आराम से सो रही थी। पिताजी ने राहत की सांस ली, फिर हमें डांटते हुए बोले, देखा, तुम दोनों बस बेकार की बातें कर रहे थे। चलो अब वापस जाकर सो जाओ और दिमाग में डरावने प्लान बनाना बंद करो। हम दोनों चुपचाप कमरे में लौट आए। लेकिन जब गोदाम का दरवाजा बंद होने वाला था, मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और उसी पल मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। लाओ यांग अब सो नहीं रही थी। वो दो पैरों पर इंसान की तरह सीधी खड़ी थी। उसका चेहरा दरवाजे की दरार के बिल्कुल पास था। वो सीधे मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसा डरावना भाव था कि मेरी सांस अटक गई। फिर उसने धीरे धीरे अपना मुंह फैलाया और मुझे देखकर हंसने लगी। मैंने उसकी दांतों के बीच कुछ चमकता हुआ भी देखा, लेकिन डर के मारे मैं तुरंत मुड़ गया। कमरे में लौटे तो रात के लगभग 3 बज चुके थे। हम दोनों बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद ली हुआ ने धीमी आवाज में पूछा, शुनियो, तुझे सच में लगता है वो मेरे पापा थे? उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने हकलाते हुए कहा, शायद हमने अंधेरे में गलत देखा होगा। लेकिन ली हुआ की आंखों में अजीब चमक थी। वो धीरे से बोला, जब मैं अपने पापा को छू रहा था मुझे लगा जैसे मैं इंसान की त्वचा नहीं छू रहा। मैंने डरते हुए पूछा, फिर क्या लगा? उसने फुसफुसाकर कहा, जैसे सड़ी हुई गीली मांस की कोई चीज हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ऐसी बातें मत कर, मुझे मत डरा। ली हुआ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तूने कभी खाल पहनने वाली बकरी की कहानी सुनी है? मैंने सिर हिला दिया, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ली हुआ की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसे सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मेरे पड़ोस के दादाजी बताते थे, एक तरह की बकरी होती है जो इंसानों की खाल उतारकर पहन लेती है, फिर वो उसी इंसान की तरह चलती फिरती है, उसी की तरह बोलती है, यहाँ तक कि उसकी यादें भी इस्तेमाल करती है। मैं सांस रोके सुन रहा था। ली हुआ आगे बोला, लोग कहते हैं अगर ऐसी बकरी 6 लोगों की खाल पहन ले तो वो हमेशा के लिए इंसान बन जाती है और आखिर जिस इंसान की खाल उतारती है उसी के रूप में हमेशा जीती है। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। मुझे अचानक कमरे में अजीब ठंड महसूस होने लगी। ली हुआ अचानक मुझे घूरने लगा। उसकी काली आंखें और बड़ी होती जा रही थी। फिर वह धीरे से बोला, शुनियो, कहीं ऐसा तो नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी कि जिसकी खाल उतारी गई है वो मैं हूँ। मैं डर के मारे लगभग बिस्तर से कूद पड़ा। ऐसी बेकार बातें मत कर, मुझे मत डराओ। मैं गुस्से में भी था और डरा हुआ भी। सुबह होते ही मैं गांव के मुखिया को बुलाऊंगा और उस बकरी को मरवा दूंगा। मेरी बात सुनकर भी ली हुआ चुप रहा। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूरता रहा और तभी मुझे कुछ अजीब दिखा। उसकी आंखों की काली पुतली धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और एक पतली लाल रेखा बन गई। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। तभी मैंने उसके गले पर एक छोटा सा कट देखा और उसी समय उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकली, शुई न्यू। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कोई जानवर इंसान की आवाज की नकल कर रहा हो। मेरे कानों में भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैं भागने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक ली हुआ के शरीर की खाल फटने लगी और उसके अंदर से धीरे धीरे एक बकरी का सिर बाहर निकलने लगा। मैं चीख पड़ा और उसी चीख के साथ मेरी आंख खुल गई। मैं हांफते हुए बिस्तर पर बैठ गया। ली हुआ मेरे पास ही बैठा था। वो झल्ला कर बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? मैं उसे घूरने लगा। वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसकी गर्दन भी साफ थी, कोई घाव नहीं। क्या ये सब सिर्फ सपना था? मैंने घबरा कर पूछा, क्या तुमने मुझे खाल पहनने वाली बकरी की कहानी सुनाई थी? ली हुआ हैरान होकर बोला, कौन सी कहानी? मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत होने लगी। शायद सच में वो सब सपना था, लेकिन एक बात तय थी, अब उस बूढ़ी बकरी को जिंदा नहीं छोड़ना है। आज ही मैं गांव के मुखिया को सब बताऊंगा और चाहे जो हो जाए लाओ यांग को मारना ही होगा। इतने में मां ने आवाज लगाई, शुनियो, ली हुआ, उठ जाओ, खाना तैयार है। हम दोनों रसोई में पहुंचे। मेरे चाचा वहां आराम से बैठे दलिया खा रहे थे। वो मां की तारीफ करते जा रहे थे। भाभी, सच कहूं तो ली हुआ की मां भी इतना स्वादिष्ट दलिया नहीं बना पाती। उनकी हंसी बिल्कुल पहले जैसी ही थी। मैंने ध्यान से उनके गले की तरफ देखा, कोई घाव नहीं था। एक पल को लगा शायद सच में कल रात हम दोनों का भ्रम था। चाचा ने हमें घूरते देखा तो हंसकर बोले, क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? मैंने सिर हिला दिया। वो जोर जोर से गर्म दलिया पीने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें गर्मी का कोई एहसास ही नहीं। मैं चुपचाप कटोरा पकड़े बैठा था। तभी अचानक मेरी नजर चाचा की आंखों पर पड़ी। उनकी दोनों आंखें अचानक तिरछी होकर सीधे मेरी तरफ मुड़ गईं और एक पल के लिए उनकी काली पुतलियां पतली काली रेखा बन गई। मेरे हाथ कांप गए। कटोरे का गर्म दलिया लगभग गिर ही गया, लेकिन अगले ही पल सब फिर से सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं डरते हुए ली हुआ को बताने ही वाला था कि देखा, उसका चेहरा मुझसे भी ज्यादा पीला था। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। वो तुरंत मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गया। पीछे से मां की आवाज आई, अरे खाना क्यों नहीं खा रहे? लेकिन ली हुआ रुका नहीं। बाहर आकर वो फुसफुसाया। मैंने भी देखा, मेरे पापा की आंखें बदल गई थी। दिन का उजाला था, फिर भी हमारे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने कहा, चल गांव के मुखिया के पास चलते हैं। हम दोनों सीधे मुखिया के घर पहुंचे। वहां मुखिया और उनकी पत्नी बैठे थे। मुखिया की पत्नी को सब मापो कहते थे। कहते हैं जवान उम्र में वह लोगों के भूत प्रेत के मामलों को समझती थी। उन्होंने हमें देखते ही आंखें सिकोड़ दी। मैंने पूरी कहानी शुरू से अंत तक सुना दी। सब सुनकर मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोले, तुम्हारे पिताजी कितने मूर्ख हैं, उन्हें उस बकरी को बहुत पहले मार देना चाहिए था। मापो ने धीमी आवाज में कहा, उन्हें दोष मत दो। इतने सालों से उस बकरी को पालते पालते उसका असर उनके मन पर पड़ चुका है। वो बकरी अब साधारण जानवर नहीं रही, वो राक्षसी बकरी बन चुकी है। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, झूजी और तुम्हारे चाचा दोनों को अब बचाया नहीं जा सकता। उनकी खाल उतारी जा चुकी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मापो बोली, वो बकरी साधारण राक्षस नहीं है, उसे खाल पहनने वाली बकरी कहते हैं। जब वो किसी इंसान की खाल पहनती है तो बिल्कुल उसी इंसान की तरह बन जाती है। उन्होंने ली हुआ की तरफ देखा, फिर बोली, और जब वह 6 खालें पहन लेती है तो हमेशा के लिए इंसान बन जाती है। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी, क्योंकि वही कहानी
कहानी मुझे सपने में ली हुआ ने बताई थी। ली हुआ की आंखें लाल हो गई, वो रो पड़ा। तो मेरे पापा सच में मर चुके हैं? मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरे दिल में भारी अपराध बोध था। अगर पिताजी ने उस बकरी को पहले मार दिया होता तो शायद जूजी और चाचा जिंदा होते। मापो ने कहा, अब एक ही रास्ता है, उस बकरी को तुरंत मारना होगा। फिर उन्होंने मुखिया से कहा, तुम तुरंत शहर जाओ और कसाई को बुलाकर लाओ। मुखिया हैरान हुए, बकरी को मारने के लिए कसाई क्यों? मापो बोली, साधारण हथियार से उस राक्षस को नहीं मारा जा सकता। कसाई की हत्या छुरी में बहुत भारी शक्ति होती है, उसकी धार पर इतने जीवों का रक्त लगा होता है कि वह राक्षस को दबा सकती है। मुखिया तुरंत शहर के लिए निकल गए। फिर मापो ने ली हुआ से कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे शुइनी से अकेले बात करनी है। ली हुआ चिंता से मुझे देखता रहा, लेकिन फिर बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही मापो की आवाज गंभीर हो गई, जो मैं अब कहने वाली हूँ, डरना मत। मैं चुप रहा। उन्होंने कहा, ली हुआ वो भी अब जिंदा नहीं है। मेरी सांस रुक गई। मापो ने दरवाजे पर लटकती घंटी की तरफ इशारा किया। जब तुम दोनों अंदर आए थे तो ये घंटी बजी थी। ये साधारण घंटी नहीं है, अगर कोई अशुभ चीज घर में आए तो ये अपने आप बजती है। मेरा गला सूख गया। उन्होंने पूछा, कल रात तुम कब सो गए थे? मैंने सिर हिलाया। मापो बोली, शायद उसी समय उस राक्षसी बकरी ने ली हुआ की खाल उतार ली। मेरे शरीर से जैसे खून ही गायब हो गया। मापो बोली, अब तक वो 3 खाल पहन चुकी है, अगर उसने 3 और पहन ली तो वह हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी। मैं कांपते हुए बोला, तो अगला लक्ष्य कौन है? मापो ने सीधे मेरी आंखों में देखा। तुम। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ 3 खालें, और तब वह 6ठी खाल पहनकर हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी। मैं कांप गया। मैंने घबराकर पूछा, तो अब हम क्या करें? मापो ने एक पीला ताबीज निकाला, वो मुझे देते हुए बोली, इसे अपने पास रखो, जब तक ये तुम्हारे पास है वो राक्षस तुम्हारे माँ बाप की खाल नहीं उतार पाएगा। मैंने तुरंत धन्यवाद कहा, ताबीज अपनी जेब में छुपाया और घर की तरफ भागा।